नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। अगर आपको डरावनी और रहस्य से भरी कहानियां पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिए। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए। आज की कहानी हमें एक दर्शक ने भेजी है। हम इसकी सत्य की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह यह घटना हमें लिखकर भेजी गई उसी रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की रूह कपा देने वाली कहानी। मेरा नाम अर्जुन है। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। आज मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 6 साल पहले की है। मैं आज भी रात के समय रेलवे ट्रैक के पास अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। पहले मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं हर ऐसी कहानी पर हंस देता था। गांव के बुजुर्ग जब कहते थे कि कुछ जगहों पर रात के बाद नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता था कि वे सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन उस एक रात ने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस समय मुझे लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पिताजी खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन महीने के एक बार मैं घर जरूर जाता था। उस महीने में भी मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया था। पूरा दिन परिवार के साथ हंसी खुशी बीता। माँ ने मेरे पसंद का खाना बनाया। पिताजी बार बार यही कह रहे थे, बेटा रात की ट्रेन मत पकड़ना, सुबह चला जाना। मैं हंस पड़ा। पिताजी अब मैं बच्चा नहीं हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। बात बच्चे की नहीं है, उस रास्ते की है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने बात टाल दी। कुछ नहीं, बस रात में रेलवे ट्रैक के पास मत रुकना। मुझे यह बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के लगभग 10:30 बजे मैं स्टेशन पहुंच गया। हमारा स्टेशन बहुत छोटा था, सिर्फ 2 प्लेटफार्म, एक टिकट घर, एक चाय की दुकान और एक बूढ़ा चौकीदार जिसकी उम्र 70 साल होगी। जब मैं प्लेटफार्म पर पहुंचा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। उसने घड़ी देखी, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अगर ट्रेन लेट हो जाए तो ट्रैक के पास मत जाना। मैं मुस्कुरा दिया। आज दूसरी बार किसी ने यही बात कही। मैंने पूछा, क्यों? वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। करीब आधे घंटे बाद अनाउंसमेंट हुआ। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 1 घंटा विलंब से आएगी। मैंने गहरी सांस ली। पूरे प्लेटफार्म पर मुश्किल से 5 लोग थे। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग भी चले गए। अब पूरे प्लेटफार्म पर सिर्फ मैं और दूर बैठा वही बूढ़ा चौकीदार था। 12 बजते बजते स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। हवा अचानक ठंडी होने लगी। आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। मैं छत के नीचे खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। तभी मुझे पहली बार वह आवाज सुनाई दी, ठक 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 ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जूते पहनकर रेलवे ट्रैक पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने गर्दन उठाकर अंधेरे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद कोई रेलवे कर्मचारी होगा। आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वही आवाज, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ, ठक ठक ठक। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज मेरी तरफ ही आ रही हो।
मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी रेलवे ट्रैक की तरफ घुमाई। रोशनी मुश्किल से 30-40 फीट तक गई। उसके आगे सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में मुझे पहली बार किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे ट्रैक पर चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और तभी आसमान से इतनी जोर से बिजली चमकी कि पूरा स्टेशन एक पल के लिए दिन की तरह उजाला हो गया। और उस एक पल में जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया, क्योंकि उस आदमी का सिर ही नहीं था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी अब भी चल रही थी, लेकिन उसका मुंह नीचे की तरफ था। हल्की सी रोशनी ट्रैक तक पहुंच रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिस आदमी को मैंने अभी अभी देखा था, उसका सिर नहीं था। उसकी गर्दन के ऊपर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। वह सफेद नहीं, बल्कि पुराने मैले कुचेले रेलवे कर्मचारी जैसे कपड़े पहने हुए थे। बारिश लगातार उसके शरीर पर गिर रही थी, लेकिन उसके कपड़े हवा में बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी, वह आदमी ट्रैक पर नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर पटरी को छू ही नहीं रहे हों। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये है मेरा बहन है। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, फिर दोबारा उसी दिशा में रोशनी की, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा ट्रैक खाली पड़ा था। मेरी सांस कुछ सामान्य हुई। मैंने सोचा शायद बिजली चमकने की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। इतने में मेरे ठीक पीछे से आवाज आई, बेटा। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। वही बूढ़ा चौकीदार मेरे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, देख लिया? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने बस सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, मैंने मना किया था, ट्रैक की तरफ मत देखना। मैंने डरते हुए पूछा, वो कौन था? बूढ़ा कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने प्लेटफार्म की खाली बेंच की तरफ इशारा किया, आओ बैठो। मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। दूर कहीं बिजली गरज रही थी। स्टेशन पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। बूढ़े ने जेब से बीड़ी निकाली, लेकिन उसे जलाया नहीं, बस हाथ में पकड़े पकड़े बोला, आज से लगभग 40 साल पहले यही इसी स्टेशन पर एक गैंगमैन काम करता था। नाम था रामकिशन। बहुत ईमानदार आदमी था। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, वह कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता था। मैं ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, एक रात ऐसी ही तेज बारिश हो रही थी। उसे खबर मिली कि आगे ट्रैक टूट गया है। अगर समय रहते लाल सिग्नल नहीं दिया गया तो पूरी ट्रेन पलट सकती है। रामकिशन अपनी लालटेन लेकर दौड़ पड़ा। उसे अपनी जान की नहीं, सैकड़ों यात्रियों की जान की चिंता थी। वह ट्रैक पर दौड़ता रहा, लेकिन पीछे से एक मालगाड़ी आ गई। बारिश इतनी तेज थी कि ड्राइवर उसे देख नहीं पाया। मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। बूढ़े की आवाज और धीमी हो गई। मालगाड़ी सीधे उसके ऊपर से निकल गई। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंने डरते हुए पूछा, फिर? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। उसका सिर आज तक नहीं मिला। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, कैसे? इतनी बड़ी दुर्घटना में सिर कैसे नहीं मिला? बूढ़ा बोला, पूरे इलाके में खोज हुई, रेलवे पुलिस आई, गांव वाले आए, 3 दिन तक तलाश चली, लेकिन सिर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद हर बरसात की रात, हर अमावस्या और हर उस रात जब स्टेशन बिल्कुल सुनसान होता है तो वह वापस आता है अपने सिर को ढूंढने। मैंने डरते हुए ट्रैक की तरफ देखा। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों अब मुझे लगने लगा था कि कोई हमें दूर से देख रहा है। मैंने चौकीदार से पूछा, क्या किसी ने और ने भी उसे देखा है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
देखा तो बहुत लोगों ने, लेकिन सब वापस नहीं आए। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मतलब बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उठा और मुझे लेकर प्लेटफार्म के आखिरी छोर की तरफ चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि हमारे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही। प्लेटफार्म के अंत में पहुंचकर उसने नीचे ट्रैक की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी जंग लगी रेलवे की लालटेन पड़ी हुई थी। उस पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे वहां रखा हो। मैंने पूछा, यह किसकी है? बूढ़े ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, कहते हैं यह उसी की लालटेन है, और जिस रात यह लालटेन अपने आप जल जाए समझ लेना वह बहुत पास है। मैं अभी उसकी बात समझ ही रहा था कि बिना किसी इंसान के छुए वह पुरानी लालटेन धीरे धीरे अपने आप जल उठी। उसकी लाल लो बारिश के बीच भी बुझ नहीं रही थी, और उसी लाल रोशनी में ट्रैक के दूसरी तरफ कोई धीरे धीरे हमारी तरफ चलता हुआ दिखाई देने लगा। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे और तेज होने लगी। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। इस बार मुझे साफ दिखाई दे रहा था। रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ कोई हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल बिल्कुल धीमी थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पटरी के नीचे से कोई भारी चीज घिसट रही हो। ठक ठक पूरे स्टेशन पर बस यही आवाज गूंज रही थी। मेरे गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। मैंने कांपते हुए चौकीदार से पूछा, क्या वही है? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर उसी साए पर टिकी हुई थी। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, शांत रहो, जो भी हो पीछे मुड़कर मत भागना, और जब तक मैं न कहूं उसकी तरफ टॉर्च मत करना। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था उसकी आवाज पूरे स्टेशन में सुनाई दे रही होगी। हवा अचानक पूरी तरह बंद हो गई। बारिश भी जैसे थम गई। पेड़ों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए थे। पूरा स्टेशन ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। और तभी बादलों के बीच ऐसी बिजली चमकी, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन उसी एक पल में मैंने उसे साफ देख लिया। वह वही था, रेलवे की पुरानी वर्दी, कमर में चमड़े की बेल्ट, हाथ में जंग लगी लालटेन, लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। उसकी गर्दन से पुराने सूखे खून जैसे निशान नीचे वर्दी तक फैले हुए थे। मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैं वही जम गया। चौकीदार ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नीचे मत देखना, उसके पैरों की तरफ बिल्कुल मत देखना। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों? उसने धीरे से कहा, जो उसके पैरों को देख लेता उसे रात भर वही कदमों की आवाज सुनाई देती है, और कुछ दिनों बाद वह खुद ट्रैक पर पहुंच जाता। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने अपनी नजरें ऊपर ही रखी। वह आकृति अब मुश्किल से 30 कदम दूर रह गई थी। अचानक वह रुक गई। पूरा स्टेशन फिर से खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि दूर किसी पेड़ से गिरती पानी की बूंद हमें सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें अपने पास बुला रहा हो। चौकीदार ने तुरंत मेरा हाथ पीछे खींच लिया। उसके बुलाने पर कभी मत जाना, कभी नहीं। मैंने देखा उसका हाथ धीरे धीरे वापस नीचे आ गया। फिर उसने अपनी लालटेन जमीन की तरफ रख दी। लालटेन सीधे रेलवे ट्रैक पर पड़ी, और उसी रोशनी में मुझे ट्रैक के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पहले लगा कोई लोहे का टुकड़ा होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह एक पुरानी रेलवे की सीढ़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी पुराने गेटमैन इस्तेमाल किया करते थे। बिना सिर वाला आदमी उस सीढ़ी की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे वह चाहता हो कि कोई
उसे आए और उठाए। मैंने धीरे से कहा, शायद यह उसी की होगी। चौकीदार ने मेरी बात काट दी। नहीं, यह उसका जाल है। जो भी उस सीढ़ी को उठाने जाता है वह वापस पहले जैसा नहीं लौटता। मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। मेरे हाथ में जो मोबाइल था लगभग छूट ही गया। मैंने जल्दी से उसकी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च जलते ही सामने कोई नहीं था। वह आकृति गायब हो चुकी थी। मैंने चारों तरफ रोशनी घुमाई। ट्रैक, प्लेटफार्म, पेड़, सिग्नल, सब कुछ खाली था। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया। मेरा सिर देखा क्या, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ बूढ़ा चौकीदार था और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, भागो, अभी इसी वक्त। वह हमारे बीच आ चुका है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्लेटफार्म पर रखी हर लोहे की बेंच एक साथ अपने आप जोर जोर से हिलने लगी और दूर अंधेरे में फिर से वही आवाज, ठक ठक। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज रेलवे ट्रैक से नहीं बल्कि मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही हो। मेरे पीछे से आती वह आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। ठक ठक। अब यह आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन चौकीदार ने मेरा कंधा कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पीछे मत देख, अगर अब उसने तुझे देख लिया तो तू बच नहीं पाएगा। मैं वहीं जम गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। पूरा प्लेटफार्म अब एक अजीब सी ठंडी हवा से भर गया था, जैसे किसी ने अचानक स्टेशन की सारी गर्मी छीन ली। लालटेन की लाल रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन अब वह रोशनी भी कांप रही थी और उसी कांपती रोशनी में मैंने देखा वह फिर से सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह ट्रैक पर नहीं था, वह प्लेटफार्म पर था, बिल्कुल हमारे सामने। चौकीदार ने धीरे से मुझे पीछे खींच लिया और बोला, अब वह हमें घेर रहा है। मैंने कांपते हुए पूछा, हम क्या करें? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर उसकी लालटेन बुझा दी जाए तो वह कुछ समय के लिए रुक जाता। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन कैसे? चौकीदार ने मेरी तरफ देखा, तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। अगर मैं ना रुका तो यह रात यहीं खत्म नहीं होगी। वह धीरे धीरे उस लालटेन की तरफ बढ़ा। लालटेन अब भी हवा में जल रही थी, बिना किसी सहारे के, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। जैसे ही चौकीदार उसके करीब पहुंचा, अचानक हवा बहुत तेज हो गई। लालटेन की लो और तेज हो गई और उसी लो में वह बिना सिर वाला आदमी एक कदम और आगे आया। अब दोनों आमने सामने थे। चौकीदार ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक पुरानी लोहे की चाबी जैसी। उसने कांपते हाथों से कहा, रामकिशन, अब बहुत हो गया। यह नाम सुनते ही वह आकृति अचानक रुक गई, जैसे समय ठहर गया हो। मैंने हैरानी से चौकीदार की तरफ देखा। आपने इसे नाम से क्यों बुलाया? चौकीदार ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें लालटेन पर थीं और फिर उसने वह लोहे की चाबी जमीन पर फेंक दी। जैसे ही चाबी जमीन पर गिरी, उसकी एक तेज आवाज आई, टन, और उसी पर लालटेन की लो एक सेकंड के लिए बुझ गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। मैंने अपने कान बंद कर लिए। उस सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत दूर
ट्रैक की तरफ से एक दर्द भरी आवाज आई, जैसे कोई लंबे समय से कुछ ढूंढ रहा हो। मेरा सिर कहाँ है? आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। अब वह हर दिशा से आ रही थी। मैंने रोशनी जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की टॉर्च काम नहीं कर रही थी। चौकीदार ने मेरी तरफ जल्दी से कहा, भाग अभी। हम दोनों स्टेशन के अंदर की तरफ दौड़े। पीछे वही आवाज गूंजती रही, मेरा सिर, मेरा सिर। एक पुराने कमरे में घुस गए हम। चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया और पहली बार उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अब वह पूरी तरह जाग चुका है। मैंने डरते हुए पूछा, मतलब? उसने धीमी आवाज में कहा, लालटेन बुझ गई है। अब वह अपने सिर को ढूंढने अकेले नहीं आता, वह दूसरों के सिर लेने आता है। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। तभी दरवाजे पर धम धम जोर जोर से किसी ने दस्तक दी और बाहर से वही आवाज, दरवाजा खोलो, मुझे अपना सिर नहीं मिला। दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक अब लगातार बढ़ती जा रही थी। धम धम। हर बार ऐसा लगता था जैसे दरवाजा नहीं बल्कि पूरा कमरा हिल रहा हो। मैंने डर के मारे दीवार से पीठ सटा ली। चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, आवाज मत करना, वह सुन लेता है। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, अगर वह अंदर आ गया तो क्या होगा? चौकीदार ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। फिर यहाँ कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी की अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चौकीदार की तरफ देखा। उसने इशारों में कहा, चुप रहो। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत गए। फिर दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी लाल रोशनी आने लगी, जैसे बाहर वही लालटेन फिर से जल उठी हो। लेकिन अब वह रोशनी सीधी नहीं थी बल्कि हिल रही थी, जैसे कोई उसे हाथ में लेकर धीरे धीरे इधर उधर कर रहा हो। मैंने धीरे से फुसफुसाया, यह क्या हो रहा है? चौकीदार ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब डर से नहीं बल्कि किसी पुरानी याद से भरी हुई थी। फिर अचानक उसने कहा, यह वही तरीका है जिससे वह अंदर झांकता है। मैंने पूछा, कैसे? वह बोला, जब उसकी लालटेन दरवाजे के नीचे से दिखती है तो समझ लेना वह तुम्हें देख रहा है। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखने लगा। चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मत देखो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने एक झलक देख ली थी। दरवाजे के नीचे लाल रोशनी के साथ एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वह सामान्य परछाई नहीं थी। उसका आकार इंसान जैसा नहीं था, जैसे कोई खड़ा होकर धीरे धीरे झुक रहा हो और हमें ही घूर रहा हो। अचानक बाहर से आवाज आई, मैंने तुम्हें देख लिया है। आवाज इतनी धीमी थी लेकिन सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। चौकीदार ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना था। अब वह दरवाजा तोड़ेगा नहीं। मैंने पूछा, फिर? उसने धीमे से कहा, वह दरवाजा बनाएगा। मैं समझ नहीं पाया। तभी कमरे के एक कोने में, जहां पहले सिर्फ अंधेरा था, वहां दीवार पर खरोंचें दिखने लगी, जैसे कोई अंदर से दीवार को नाखूनों से खुरच रहा हो। खर्र खर्र। धीरे धीरे दीवार पर लकड़ी जैसी दरारें बनने लगी। मैंने देखा हम जिस कमरे में थे वो कमरा धीरे धीरे बदल रहा था। दीवारें पुरानी हो रही थी, जैसे समय पीछे जा रहा हो। चौकीदार ने डरते हुए कहा, वह हमें उसी रात में ले जा रहा है जहां उसकी मौत हुई थी। मेरे पैरों के नीचे फर्श ठंडा होने लगा।
जैसे कोई पानी भर रहा हो और उस पानी में कुछ घसीटने जैसी आवाज आने लगी। फिर अचानक कमरे की दीवार पूरी तरह टूट गई और बाहर जो दृश्य था वह देखकर मेरी चीख निकल गई। हम अब स्टेशन के कमरे में नहीं थे, हम सीधे रेलवे ट्रैक पर थे। वही बारिश, वही अंधेरा और दूर खड़ी वही लालटेन, लेकिन इस बार लालटेन के पास वह बिना सिर वाला आदमी नहीं था। वह हमारे पीछे खड़ा था, बहुत करीब। चौकीदार ने धीरे से कहा, अब यह खेल खत्म नहीं होगा जब तक इसका सिर वापस नहीं मिलता या किसी और का सिर नहीं ले लिया जाता। और फिर वह हमारे पीछे और करीब आ गया। ठक ठक। वह आवाज अब बिल्कुल पीछे नहीं थी, बल्कि मेरे चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे रेलवे ट्रैक, हवा और बारिश सब उसी कदम की आवाज बन चुके हों। मैंने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, मत देख, अब पीछे देखने का मतलब है उसे स्वीकार कर लेना। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने फुसफुसाकर पूछा, अब हम क्या करें? चौकीदार ने धीमे से कहा, भागना अब काम नहीं करेगा, अब सिर्फ एक रास्ता है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या? अब कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लालटेन, उसे वापस उसी जगह ले जाना होगा। मैंने पूछा, कहाँ? उसने रेलवे ट्रैक की तरफ इशारा किया, जहां सब खत्म हुआ था। अचानक हवा बहुत तेज हो गई। बारिश अब बूंदों जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि पत्थरों जैसी लग रही थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर लालटेन की रोशनी फिर से जल उठी, लेकिन इस बार वह दूर नहीं थी, वह हमारे बिल्कुल सामने थी और उसके ठीक पीछे वह खड़ा था, बिना सिर वाला आदमी और करीब। उसके हाथ में लालटेन थी, लेकिन अब वह लालटेन जली नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ और था, जैसे कोई धड़कन, धक धक। मैंने साफ सुना। चौकीदार ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब भाग। मैंने पूछा, आप? उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस बोला, मैंने उसे पहले भी रोका था, लेकिन इस बार तू बचा सकता है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले चौकीदार आगे बढ़ गया, सीधा उस आकृति की तरफ। मैं चिल्लाया, रुको, लेकिन उसने नहीं सुना। वह धीरे धीरे ट्रैक पर उतर गया और उसी पल लालटेन की रोशनी तेज हो गई। चौकीदार उसके सामने खड़ा था, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास। और फिर चौकीदार ने धीमे से कहा, रामकिशन। उस नाम के साथ हवा भी रुक गई, सब कुछ एकदम शांत। लालटेन की लो थरथरा गई और बिना सिर वाला आदमी पहली बार रुका, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। चौकीदार ने जेब से वही पुरानी लोहे की चाबी फिर निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा, और फिर जोर से चिल्लाया, भाग जा यहाँ से। मैंने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने 2 कदम दौड़े, मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, बहुत साफ, बहुत पास से, तुम भी देखोगे। मैं दौड़ता रहा, बारिश तेज होती गई और पीछे से आवाज आती रही, ठक ठक। मैं स्टेशन की आखिरी सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि अचानक पूरी बिजली चली गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मेरा सिर अब तुम्हारे पास है। मेरे कान के बिल्कुल पास आई एक फुसफुसाहट ने मेरे पैरों को वहीं जड़ कर दिया। मेरा सिर अब तुम्हारे पास है। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे पत्थर बन गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था, स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी, सिर्फ बारिश की आवाज और मेरी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मेरे हाथ में
सब कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। मैंने कांपते हुए नीचे देखा। वह वही रेलवे सीटी थी जो ट्रैक पर पड़ी थी। अब वह मेरे हाथ में थी। मैंने झटके से उसे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसे जमीन पर गिरी, टन, एक तेज धातु जैसी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज गई और उसी पल मेरे पीछे किसी के कदम रुक गए। ठक, सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। धीरे धीरे पीछे की तरफ देखा। इस बार कोई नहीं था, लेकिन ट्रैक पर लालटेन पड़ी थी और उसके ठीक सामने एक चीज रखी थी, गोल, भारी और काली मिट्टी से ढकी हुई। मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे कोई ताकत मुझे खींच रही हो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, बारिश थोड़ी कम हो गई और मैंने देखा वह एक सिर है, लेकिन जला हुआ, पुराना और अधूरा। आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी। अब मिल गया। मैंने झटके से पीछे देखा। वह वहीं खड़ा था, बिना सिर वाला आदमी। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके हाथ में वही सिर था जो अभी जमीन पर पड़ा था। मैं समझ नहीं पाया कौन सा असली है और कौन सा झूठ। दोनों एक जैसे थे, एक जैसा चेहरा, एक जैसी हालत। और फिर दोनों एक साथ बोले, हम पूरे हो गए। अब मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। रेलवे ट्रैक अपने आप कांपने लगा। लालटेन की रोशनी तेज होकर लाल से सफेद होने लगी और चौकीदार की आवाज दूर से आई, भाग जा अर्जुन, अभी भी वक्त है। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन सामने रास्ता गायब हो चुका था। जहां प्लेटफार्म था वहां सिर्फ ट्रैक था, और जहां ट्रैक था वहां अब कोई अंत नहीं, सिर्फ अंधेरा था, गहरा अंधेरा। और उसी अंधेरे में कदमों की आवाज फिर से शुरू हुई, ठक ठक। इस बार वह पीछे नहीं थी, इस बार वह मेरे अंदर थी, मेरे सिर के पास। किसी ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है देखने की। और अचानक सब कुछ सफेद हो गया। बारिश बंद, आवाज बंद, स्टेशन बंद। और फिर एक आखिरी आवाज आई बहुत दूर से, अर्जुन वापस मत देखना। वो आखिरी आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अर्जुन वापस मत देखना। लेकिन अब समस्या यह थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। चारों तरफ सफेद धुंध थी, ना रेलवे ट्रैक दिख रहा था, ना स्टेशन, ना बारिश, बस एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और जगह ही खड़ा हूँ। तभी मेरे सामने धीरे धीरे धुंध हटने लगी और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। मैं फिर से उसी रेलवे ट्रैक पर था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पुराना स्टेशन लग रहा था, दीवारें टूटी हुई, लाइटें बुझी हुई और प्लेटफार्म पर जंग लगी लोहे की बेंचें। जैसे मैं समय में पीछे आ गया हूँ। मेरे पीछे से वही आवाज आई, ठक ठक। मैंने धीरे धीरे पलटने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और उसी पल मेरे कान में आवाज आई, बहुत पास, बहुत साफ, अब तुम देखोगे। वही रात। मैंने आंखें खोली और सामने वही दृश्य था, बरसात वाली रात, पुराना स्टेशन और वही बूढ़ा चौकीदार। लेकिन वह अब जवान था, वर्दी में, हाथ में लालटेन और दौड़ता हुआ ट्रैक की तरफ जा रहा था। मैं समझ गया, मैं अब सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उस रात में वापस जी रहा था। चौकीदार युवा रूप में चिल्ला रहा था, रामकिशन रुक जाओ,
ट्रैक टूटा है आगे। मैंने दूर देखा, वही आदमी रामकिशन, वही बिना सिर वाला बनने वाला इंसान, लेकिन अब उसके सिर पर हेलमेट था और वह लाइन चेक कर रहा था। तेज बारिश थी और अचानक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। चौकीदार चीखा, भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सब कुछ देखा। ट्रेन तेजी से आई और एक पल में सब कुछ टूट गया। धमाका, धातु की चीख और अंधेरा। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब किसी ने मेरे कान में कहा, देख लिया सच? मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? और अंधेरे से आवाज आई, मैं वही हूँ जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने अब एक नहीं, दो आकृतियां खड़ी थी। एक बिना सिर वाला आदमी और एक वही बूढ़ा चौकीदार। लेकिन अब दोनों एक ही जैसे दिख रहे थे, जैसे एक ही कहानी दो हिस्सों में टूट गई। बूढ़े चौकीदार ने कहा, अब फैसला तेरा है अर्जुन, या तो यह कहानी यहीं खत्म कर या फिर इसे पूरा कर। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? बिना सिर वाला आदमी धीरे धीरे आ गया और उसके हाथ में अब वही सिर नहीं था, बल्कि एक खाली जगह थी, जैसे वह चाहता हो कि मैं उसे पूरा करूं। और फिर आवाज आई, किसी एक को पूरा करना होगा। और उसी पर पूरा स्टेशन फिर से हिलने लगा। ठक ठक। स्टेशन की हर दीवार उसी आवाज के साथ कांप रही थी। मैं अब भी वहीं खड़ा था, दोनों आकृतियों के बीच। एक तरफ बिना सिर वाला आदमी और दूसरी तरफ वही बूढ़ा चौकीदार। दोनों के बीच की हवा अब भारी हो चुकी थी, जैसे सांस लेना भी किसी की अनुमति से हो रहा हो। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? बिना सिर वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके खाली गर्दन वाले हिस्से से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, मेरा पूरा होना। बूढ़े चौकीदार ने तुरंत बीच में टोका, नहीं, अगर यह पूरा हो गया तो यह यहाँ नहीं रुकेगा। मैंने घबरा कर पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? चौकीदार ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, बल्कि एक निर्णय था। वह धीरे से बोला, तू उसी रात को बदल सकता है। मैं चौंक गया, कैसे? उसने रेलवे ट्रैक की तरफ इशारा किया। उस पल को रोकना होगा जब सिर अलग हुआ था। मैंने कहा, लेकिन मैं वहां कैसे जाऊं? उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमे से कहा, तू पहले ही वहां है, अब बस समझ नहीं पा रहा था। अचानक हवा और ठंडी हो गई। मेरे पैरों के नीचे ट्रैक फिर से चमकने लगा और फिर सब कुछ बदलने लगा। स्टेशन गायब होने लगा, दीवारें मिटने लगी और फिर मैं वापस उसी रात में था। वही बारिश, वही अंधेरा और वही तेज आती ट्रेन की आवाज। चौकीदार जवान था, दौड़ रहा था और रामकिशन ट्रैक पर खड़ा था। सब कुछ वैसा ही, लेकिन इस बार मैं उनके बीच खड़ा था। मैं खुद को देखा, मेरे हाथ पारदर्शी थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक याद हूँ। आवाज आई, अगर तू उसे रोक देगा तो यह कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने रामकिशन को देखा, वह अब भी काम कर रहा था, बारिश में भीगता हुआ, अनजान कि उसकी जिंदगी कुछ सेकंड दूर है। चौकीदार चिल्ला रहा था, रुक जाओ, लेकिन ट्रेन बहुत पास आ चुकी थी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने बिना सोचे ट्रैक की तरफ दौड़ लगाई और जोर से चिल्लाया, रुको, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। मैं सिर्फ एक परछाई था और फिर वही पल आया, ट्रेन की सीटी, तेज रोशनी और टकराव। लेकिन इस बार मैंने बीच में खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, नहीं। एक सफेद रोशनी फैली, पूरा स्टेशन जल उठा, सब कुछ शांत
सब कुछ रुक गया और फिर शांति। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं फिर से उसी खाली रेलवे ट्रैक पर था, लेकिन इस बार ना बारिश थी, ना लालटेन, ना आवाज। सब खत्म हो चुका था। मैं अकेला खड़ा था। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, शांत, सामान्य, अर्जुन। मैंने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा चौकीदार अब शांत खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब वह अधूरा नहीं है। मैंने पूछा, मतलब? उसने आसमान की तरफ देखा। कहानी पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। मैंने स्क्रीन देखी और मेरे हाथ कांप गए। स्क्रीन पर एक फोटो थी, पुराने रेलवे स्टेशन की, और उस फोटो के बीच में मैं खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे वही बिना सिर वाला आदमी अब भी खड़ा था। मैंने मोबाइल की स्क्रीन को जोर से झटका, लेकिन फोटो गायब नहीं हुई। उल्टा अब वह और साफ हो गई थी। पुराना रेलवे स्टेशन, जंग लगी बेंचें, और बीच में खड़ा था मैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मेरी परछाई मेरी नहीं थी। उस परछाई के पीछे वही बिना सिर वाला आदमी खड़ा था। मैंने कांपते हुए मोबाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन लॉक नहीं हो रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत करीब से, अब तुम देख सकते हो उसे। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर फिर से जकड़ गया, जैसे कोई मुझे पकड़ रखे हो। बूढ़े चौकीदार अब मेरे सामने नहीं था, वह गायब हो चुका था। अब मैं अकेला था और चारों तरफ वही पुराना स्टेशन फिर से बनने लगा। दीवारें, लाइटें, ट्रैक, सब धीरे धीरे वापस आ रहे थे, लेकिन इस बार सब और पुराना और टूटा हुआ, जैसे कोई भूली हुई जगह फिर से याद बन रही हो। अचानक मेरे सामने वही लालटेन फिर से जल उठी, लेकिन इस बार वह हवा में नहीं थी, वह सीधे ट्रैक पर रखी थी और उसके चारों तरफ खून जैसे निशान थे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस चुके थे। रेत नहीं थी, बल्कि ठंडी लोहे जैसी मिट्टी थी। तभी आवाज आई, तुमने उसे वापस भेज दिया? मैंने कांपते हुए पूछा, किसे? लालटेन की लो तेज हो गई और उसी रोशनी में वह दिखाई दिया, बिना सिर वाला आदमी। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां थी, सब रेलवे कर्मचारी जैसे कपड़ों में, सब बिना सिर के, और सभी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी एक परछाई मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसके हाथ में वही पुरानी सीटी थी, और जैसे ही उसने उसे उठाया, मैं उस सीटी को मुंह में लगाकर सीटी की आवाज निकाली, और उसी पल मेरे सिर के अंदर तेज दर्द हुआ, जैसे कोई अंदर से कुछ खींच रहा हो। मैं गिर पड़ा और नीचे देखते ही मुझे समझ आया, मैं अब जमीन पर नहीं था, मैं रेलवे ट्रैक के बीच खड़ा था, और ऊपर से ट्रेन की रोशनी आ रही थी, बहुत तेज, बहुत करीब। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा, और उसी रोशनी में वही बिना सिर वाला आदमी मेरे सामने खड़ा था, और इस बार उसके हाथ में मेरा नाम लिखा हुआ एक टिकट था। वह धीमे से बोला, अब अगला सफर तुम्हारा है। ट्रेन की तेज आवाज अब मेरे बिल्कुल पास थी। रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि मेरी आंखें चलने लगी। मैंने अपना हाथ से चेहरा ढक लिया, और उसी पर सब कुछ रुक गया। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, बस एक गहरी खामोशी। मैं धीरे धीरे हाथ हटाकर देखने लगा। मैं अब भी रेलवे ट्रैक पर खड़ा था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। ट्रैक साफ नहीं था, उस पर जंग और खून जैसे निशान फैले हुए थे, और सामने वह बिना सिर वाला आदमी अब बहुत पास था।
इतना पास कि उसकी ठंडी हवा मुझे महसूस हो रही थी। उसके पीछे अब कोई परछाई नहीं थी, सब गायब हो चुकी थी, सिर्फ वह अकेला था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरे सीने की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज फिर गूंजी, अब तू मेरा रास्ता है। मैंने कांपते हुए पूछा, मतलब? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, ट्रक जोर से हिल गया, कड़ाक। और उसी कंपन के साथ मेरे दिमाग में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। मेरी आंखों के सामने तस्वीरें आने लगी। पुराना स्टेशन, बारिश, एक हादसा और वही चौकीदार। लेकिन इस बार मैं समझ पा रहा था, यह अब सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, यह मेरी भी कहानी बन रही थी। मैं गिरने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, अब काफी है। मैंने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा चौकीदार फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। उसके हाथ में वही लोहे की चाबी थी और उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सुकून था। उसने बिना सिर वाले आदमी की तरफ देखा और कहा, अब तू अधूरा नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, और तू भी अब यहाँ फंसा नहीं है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मैं हूँ कहाँ? चौकीदार ने धीरे से कहा, तू उस रात की आखिरी याद है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बिना सिर वाला आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसे रोका जा रहा हो, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। और फिर लालटेन की रोशनी फिर से जल उठी, लेकिन इस बार लाल नहीं, सफेद। और उसी सफेद रोशनी में पूरा स्टेशन धीरे धीरे गायब होने लगा। ट्रैक, लालटेन, चौकीदार सब धुंध में बदल गए। आखिरी बार मैंने आवाज सुनी बहुत दूर से, अब कहानी खत्म नहीं, बस बदल गई। और फिर सब कुछ अंधेरा। लेकिन यह वह अंधेरा नहीं था जो आंखें बंद करने पर होता है। यह ऐसा अंधेरा था जिसमें लगता था कि मैं खुद भी मौजूद नहीं हूँ। ना शरीर का एहसास, ना सांस की आवाज, बस एक खालीपन। और फिर अचानक एक हल्की सी आवाज आई, अर्जुन। मैंने आंखें खोली। मैं फिर से वही रेलवे ट्रैक पर खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ शांत था। ना बारिश, ना ट्रेन, ना लालटेन, बस एक पुराना टूटा हुआ स्टेशन। और मेरे सामने वही बूढ़ा चौकीदार, लेकिन इस बार वह अलग लग रहा था, जैसे वह किसी और समय का हिस्सा हो। उसने धीरे से कहा, तू वापस आ गया। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब ये सब क्या है? उसने ट्रैक की तरफ इशारा किया। अब तू उस रात के बीच फंसा नहीं है, तू उस रात के अंदर है। मैं समझ नहीं पाया। तभी दूर ट्रैक पर हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई ट्रेन दूर खड़ी हो लेकिन चल नहीं रही हो। चौकीदार ने धीमी आवाज में कहा, अब असली सच देखने का वक्त आ गया है। हम दोनों धीरे धीरे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ स्टेशन और साफ होता जा रहा था। और फिर मैंने देखा, एक आदमी ट्रैक पर था, सफेद नहीं बल्कि एक रेलवे वर्दी में, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था, जैसे धुंध से बना हो। चौकीदार ने कहा, यही है रामकिशन। मैंने पूछा, लेकिन उसका सिर? चौकीदार ने आंखें नीचे कर ली। सिर कभी अलग नहीं हुआ था। मैं चौंक गया। मतलब? उसने धीरे से कहा, उस रात जो हुआ वो हादसा नहीं था, वो एक फॉल्ट था, समय का। ट्रेन ने उसे नहीं काटा था, उसकी याद को काट दिया गया था। मैंने पीछे देखा, ट्रैक अब टूटने लगा था, जैसे समय खुद फट रहा हो। और उसी टूटते ट्रैक के बीच वही बिना सिर वाला आदमी फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं था, उसके साथ मैं भी था, लेकिन एक दूसरा मैं, मेरी याद में। तभी अचानक चारों तरफ सफेद धुंध छा गई और उस धुंध के बीच मैं खड़ा था। मेरी सांसें तेज थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था
जैसे बाहर निकल जाएगा। मेरे सामने वही बिना सिर वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। वह बस स्थिर था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और उसके पीछे ट्रैक पर कुछ चमक रहा था, वही पुरानी रेलवे सीढ़ी और वही जली हुई लालटेन। चौकीदार की आवाज अब दूर से आई, बहुत टूटी। अब बस एक काम बाकी है, मैंने चिल्लाकर पूछा। क्या बाकी है? कोई जवाब नहीं आया। बिना सिर वाला आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया और इस बार उसने कुछ नहीं किया, बस अपने हाथ में पकड़ी हुई लालटेन मेरे सामने रख दी। लालटेन अब बुझी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था, जैसे राग। अचानक मेरी आंखों के सामने सब फ्लैश होने लगा। वही रात, वही ट्रेन, वही दुर्घटना, लेकिन इस बार मैं साफ देख रहा था। रामकिशन ट्रैक पर गिरा नहीं था, वह जानबूझकर नहीं मरा था। उसे किसी ने धक्का दिया था और वह कोई स्टेशन का ही दूसरा कर्मचारी था जो डर के मारे सच छुपा गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, तो यह सब झूठ था? अचानक हवा तेज हो गई और बिना सिर वाला आदमी पहली बार पीछे हटा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और उसी पर लालटेन अपने आप जल उठी, लेकिन इस बार लाल रोशनी नहीं, सामान्य पीली रोशनी। चारों तरफ का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। स्टेशन वापस दिखने लगा, लेकिन अब वह टूटा हुआ नहीं था, पूरा साफ और नया। चौकीदार मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब शांत था। उसने कहा, अब तूने सच देख लिया है, और सच देख लेने के बाद वह नहीं रहता। मैंने पूछा, वह कौन था? उसने बिना सिर वाले आदमी की तरफ देखा और धीरे से कहा, वह कोई आत्मा नहीं था, वह सिर्फ उस हादसे की याद थी जो गलत तरीके से छुपाई गई थी। और हर बार कोई नया यात्री उसे फिर से देखता था। मेरे हाथ से सीटी गिर गई और जैसे ही वह जमीन पर गिरी, एक तेज आवाज आई, टन, और सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, लालटेन बुझ गई, और जब मैंने आखिरी बार देखा तो ना कोई आदमी था, न चौकीदार, ना कोई ट्रैक की परछाई, बस खाली स्टेशन। सुबह की हल्की रोशनी निकल रही थी। स्टेशन अब सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं धीरे धीरे बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा तो बोर्ड पर लिखा था, रेलवे स्टेशन सामान्य संचालन। मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, एक रेलवे कर्मचारी ने मुझे देखा और धीरे से पूछा, तुम रात भर यहाँ कैसे रुके? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो अभी आया हूँ। उसने मेरी तरफ अजीब नज़र से देखा और फिर कहा, यह स्टेशन रात 2 बजे से बंद रहता है। मैं रुक गया। उसने आगे कहा, यहाँ कोई ट्रैक नंबर 2 है ही नहीं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, स्टेशन की तरफ देखा और मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि बोर्ड पर अब लिखा था, प्लेटफार्म 2, दुर्घटना स्थल 1989 से बंद। और अब प्लेटफार्म के पास लालटेन अब भी हल्की सी जल रही थी। मैं उस रात के हादसे के बाद आज भी अकेले सफर करने से डरता हूँ। आज भी जब रात में कहीं दूर से ट्रेन की आवाज आती है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से उसी रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूँ। बारिश, अंधेरा और वो अनजान सी खामोशी। मैंने उस दिन के बाद कई बार सोचा कि शायद वो सब मेरा वहम था, लेकिन फिर एक चीज हमेशा मुझे रोक देती। मेरे फोन में वो फोटो आज भी सेव है जो मेरे फोन में उस दिन गलती से आ गई थी। उसमें स्टेशन साफ दिख रहा था, लेकिन सबसे पीछे प्लेटफार्म नंबर 2 पर कोई खड़ा है, बिना सिर के, और उसके हाथ में वही पुरानी लालटेन जल रही है। मैंने वह फोटो कई बार डिलीट करने की कोशिश की,
लेकिन हर बार वह वापस आ जाती है। आज भी कभी कभी रात को मेरे घर के बाहर से वही आवाज आती है, ठक ठक, जैसे कोई रेलवे ट्रैक पर धीरे धीरे चल रहा हो। और फिर अचानक ट्रेन की वही पुरानी सीटी गूंजती है और मैं समझ जाता हूँ कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस किसी नए सफर का इंतजार करती हैं। दोस्तों, कल रात हमारे यहाँ ऐसी चीज हुई जो पहले कभी नहीं हुई है। दोस्तों, हमारे यहाँ आम तौर पर रात में ट्रेन नहीं आती। यहाँ रात को सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ, किस वजह से रात के सन्नाटे में अचानक एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी अजीब थी कि मैं खुद हैरान रह गया। और सच बताऊं दोस्तों, उसी ट्रेन की आवाज ने मुझे यह हॉरर स्टोरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं कहानी बनाता गया, उतना ही ज़्यादा मुझे खुद को डर लगने लगा और फिर मैंने बीच में ही कहानी रोक दी। दोस्तों, मैं भी एक इंसान हूँ, कहानी बनाता हूँ, लेकिन डर मुझे भी लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखना, ताकि अगली कहानी में आपका नाम भी लिया जा सके। और सबसे पहले धन्यवाद राजा बाजर जी का, जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया है। और इसी के साथ कल फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।